हेलो एवरीवन, आज हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड वी हैव बिकम सो accustomed to the corrupt ways that we have now considered them the normal way of life? किसने कहा हम सब भ्रष्ट मार्गों के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमने उन्हें जीवन का सामान्य मार्ग मान लिया है? ए इंदिरा गांधी जी ने, बी राजेंद्र प्रसाद जी, या सी जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर डी BR अम्बेडकर जी। किसका स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पर बताना है। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप दे सके कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1947, बी 1962, सी 1966, डी 1964। 1947, 62, 66, 64। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस साल स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप किया गया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। इसे कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं करता है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है एडवाइस और गाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 से ज़्यादा मेंबर इसके नहीं होते। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन में? उसके लिए पूरी एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग और लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल। इसी कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है उसी के आधार पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इनको। इनका टर्म क्या होता है? जो इसके मेंबर्स हैं 4 साल होता है और 65 साल की एज होती है। 4 ईयर और 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए। ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की प्रमुख एजेंसी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, विद इन हाउ मैनी डेज विल द इंफॉर्मेशन बी गिवन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिन के अंदर सूचना दी जाएगी? ए 11 डेज, बी 21 डेज, सी 30 डेज, डी 60 डेज। 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। अगर हम RTI के तहत कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमें उस एप्लीकेशन का जवाब कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था, जहां पर वेरियस ऑप्शंस थे और बताना था कि RTI के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 30 दिनों के अंदर सूचना दी जाती है। RTI एक्ट 2005 में पारित किया गया था पार्लियामेंट से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई?
ए 1952, बी 1964, सी 1967, डी 1966। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको गवर्नेंस में ये पढ़ना ही पढ़ना है। जो रिफॉर्म्स कमीशन है या वेरियस कमीशंस हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1966 5 जनवरी को, 5 जनवरी 1966 को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। इनिशियली इसको चेयर किया था मोरारजी देसाई जी ने, और लेटर में इसके चेयरमैन बनाया गया के हनुमंथन को। अदर मेंबर इसके जीएस पाठक हैं, एचसी माथुर हैं और एक्सेट्रा, और भी मेंबर इस रिफॉर्म कमीशन के थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विसल ब्लोअर वर्ड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वेयर? विसल ब्लोअर शब्द कहां से आयोजित किया गया है? ए अमेरिका, बी रशिया, सी इजिप्ट, डी ब्रिटेन। ऑर्गेनाइज्ड का इसे हम ओरिजिनेटेड कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। आपको बताना है कि इस वर्ड की ओरिजिन कहां से हुई, विसल ब्लोअर की। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ब्रिटेन से विसल ब्लोअर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये शब्द लिया गया है ब्रिटेन के पुलिस ऑफिसर से, क्योंकि जब वह किसी क्राइम को देखते थे तो वो सीटी बजाने लगते थे। इससे क्या है कि सारे लोगों की इसकी जानकारी मिल जाती थी कि यहाँ पर अगल बगल कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है, और वहीं से विसल ब्लोअर शब्द निकला है। जनरली अब विसल ब्लोअर देखा जाता है उस व्यक्ति को जो संगठन या लोगों में होने वाले अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स ऑन समवन एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज, ये विसल ब्लोअर का काम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर NRHM मिशन स्टार्टेड? NRHM मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 2002 में, बी 2001 में, सी 2006 में, डी 2005 में। 2002 में या 1 में या 6 में या फिर 5 में कब NRHM मिशन स्टार्ट किया गया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका फुल फॉर्म है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 2005 12 अप्रैल को NRHM मिशन की शुरुआत की गई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। इसका मोटिव क्या था, एम क्या था? इसका एम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। जो लोग रूरल एरियाज़ में हैं और वीक बिलोंग करते हैं वीक सोसाइटी से, उनके पास सोर्सेज नहीं हैं और वो हेल्थ उतने अच्छे से उनका हेल्थ ट्रीटमेंट वो नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो इस मिशन का मकसद था। 2013 में NRHM को और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों को मिला करके, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, दोनों को मिला करके 2013 में एकीकृत कर दिया गया और वो बन गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? पेयजल आपूर्ति किस सूची का विषय है? ए स्टेट लिस्ट का, राज्य सूची का, बी यूनियन लिस्ट का, संघ सूची का, या सी कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का, या फिर रेसिडुअरी लिस्ट का? अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेयजल आपूर्ति
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। राज्य सूची का विषय है पेयजल आपूर्ति। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस? सुशासन की क्या विशेषताएं हैं? ए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, अनएम्प्लॉयमेंट, जवाबदेह, जिम्मेदार, बेरोजगारी। बी मोरल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, नैतिक, जिम्मेदार, जवाबदेह। सी स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन, मोरल, अकाउंटेबल, राज्य प्रायोजित भेदभाव, नैतिक, जवाबदेह। डी है सिंपल, रिस्पॉन्सिबल, हाई पॉवर्टी, सरल, जिम्मेदार, उच्च गरीबी। अब बताइए गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, नैतिक, जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। सुशासन की विशेषताएं यही हैं। मोरल यानी कि नैतिक दायित्व होना चाहिए कि आम जनता के लिए ईमानदारी से सेवा करें। अकाउंटेबल जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पीपल्स के प्रति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय। लोक प्रशासन पर नियंत्रण किसके द्वारा लगाया जाता है? फर्स्ट है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, विधायकी नियंत्रण। सेकंड है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल के थ्रू। या थर्ड डिबेट ऑन बजट, बजट पर बहस के द्वारा। अब आप बताइए कि कौन सा इनमें से सही है? केवल फर्स्ट है या केवल सेकंड है या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है या फिर तीनों ही हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए और सारे क्वेश्चंस आप जरूर लगाया करिए लास्ट तक। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आपका एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ आपने ये पढ़ा था पर ये आपको क्वेश्चन नहीं आया, और उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जिससे अगली बार अगर आप उसका रिवीजन कर लेंगे, अगली बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सही कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए। सीरीज 1 से स्टार्ट किया करिए और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन सीरीज हो चुकी हैं उनको सॉल्व किया करिए हर यूनिट के लिए, जिस भी यूनिट की तैयारी आपकी हुई है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि विधायकी नियंत्रण के थ्रू भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण लगाया जाता है, प्रश्नकाल के थ्रू भी लगाया जाता है और डिबेट ऑन बजट के थ्रू भी लगाया जाता है। साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज जो बनती हैं उनसे भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के थ्रू भी किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RTE, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात है, क्लासेस 1st to 5th करस्पॉन्ड्स टू। RTE एक्ट के में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। ए है टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30 होना चाहिए, क्या ये RTE एक्ट में दिया हुआ है कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 हो, या बी वर्किंग डेज पर ईयर मिनिमम 200 होना चाहिए, 200 प्रतिवर्ष ये वर्किंग डेज होने चाहिए, कार्य दिवस न्यूनतम 200, या टीचिंग आवर्स पर ईयर मिनिमम 800 प्रतिवर्ष हो, शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 हों, या ऑल ऑफ द अबव आर वेल मैच्ड, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। RTE एक्ट देखिए आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं अंदर की चीज़ें भी पढ़िए, क्योंकि RTE एक्ट कब आया और जो भी ऊपर के पॉइंट्स हैं ये सबको आते हैं।
पर अगर आप आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़िए। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर वेल मैच्ड। टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30 होना चाहिए कि एक टीचर हो 30 छात्र में, और वर्किंग डेज भी बिल्कुल 200 प्रतिवर्ष होने चाहिए, ये न्यूनतम है। और टीचिंग आवर्स 800 घंटे होने चाहिए न्यूनतम। ये तीनों ही बातें आरटी एक्ट के लिए सही हैं क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन के लिए। 11th क्वेश्चन स्कीम पर है। पहल स्कीम इज रिलेटेड विथ, पहल योजना किससे संबंधित है? ए, एग्रीकल्चर लोन से, कृषि ऋण से। बी, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी से, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। या सी, विमेन एजुकेशन से, महिला शिक्षा से। या डी, चाइल्ड एजुकेशन, बाल शिक्षा से। स्कीम्स और पॉलिसीज भी आपको पढ़नी है 10 यूनिट में। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए ही पहल स्कीम को लाया गया था। 12th क्वेश्चन है, हु गेव ब्यूरोक्रेसी टर्म द न्यू डेस्पोटिज्म? नौकरशाही को द न्यू डेस्पोटिज्म, जिसकी हिंदी होगी नवीन तानाशाही, शब्द किसने दिया? लॉर्ड जोसेफ ने, लॉर्ड हेली ने, लॉर्ड हेडली ने या लॉर्ड हीवर्ट ने? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड हीवर्ट ने नौकरशाही को नवीन तानाशाही नाम दिया था, द न्यू डिस्पोटिज्म। इसका मतलब क्या है? लॉर्ड हीवर्ट का मानना था कि ये अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी एक पावरफुल बनती जा रही है और अब ये न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर होते जा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को नवीन तानाशाही नाम दिया। देखिए, ऐसे टर्म्स क्वाइन किसने किए, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे अपनी नोट्स में लिख लीजिए। 13th क्वेश्चन है, हु रोट बुक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न? किसने पुस्तक लिखी कैसे ब्रिटेन शासित होता है? रैमशायर मूर ने, फ्रैंकस्टीन ने, जोसेफ हॉवर्ड ने, कॉन्टफ्रिक लियोटार्ड ने? बुक का नाम आप इंग्लिश में ही जानिए कि हाउ ब्रिटेन इज गवर्न किस ने लिखी है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामशाय मूर ने ये किताब लिखी है। इस किताब का पूरा नाम है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, A critical analysis of modern developments in the Britain system of government। 1930 की ये किताब है और जिसमें कि रामसे ने ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती ताकत पर एक तरह से हमला किया था, उसे क्रिटिसाइज किया था। ये भी ब्यूरोक्रेसी से ही रिलेटेड किताब है। 14th क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? किसने प्रतिबद्ध नौकरशाही का नारा दिया? ए, मोरारजी देसाई ने, बी, पीवी नरसिम्हा ने, सी, राजीव गांधी ने या डी, इंदिरा गांधी ने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही स्लोगन किसने दिया है? ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी जी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही का नारा दिया था। इस स्टेटमेंट से, इस टर्म से क्या लग रहा है कि इन्होंने ये कहा कि जो सिविल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको सरकार की पॉलिसीज़ के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी ने ये माना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जिम्मेदार है जो गरीबी नहीं हट रही है इसके पीछे। 15th क्वेश्चन है, विच कमीशन वॉज रिकमेंडेड बाय दी संथानम कमिटी? संथानम समिति की सिफारिश से किस आयोग की स्थापना हुई? ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, केंद्रीय जांच ब्यूरो की, या बी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, केंद्रीय सूचना आयोग की, या सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन, केंद्रीय पिछड़ा आयोग की। संथानम समिति इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकमेंडेशंस आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। पर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और प्रीवियसली आ भी चुका है एग्जाम में। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिकमेंड किया गया था संथानम कमेटी से, के संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था, और ये कमेटी करप्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनाई गई थी। 16th क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश क्या नहीं थी? ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन नॉट स्ट्राइक, सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। बी, गवर्नर शुड बी मेड हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राज्यपाल उसको बनाया जाए जिसे प्रशासन का दीर्घ अनुभव हो। सी, प्रमोट ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई प्रशासन को बढ़ावा देना। डी, इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी एस्टेब्लिश्ड, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस इनमें से कौन सी नहीं है? जब आप पढ़े होंगे इसकी रिकमेंडेशंस को तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, और अगर एक गलत निकल आएगा तो तीनों जो आपके पास ऑप्शन बचेंगे, तो आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तब आप ये जान जाएंगे कि हाँ, ये तीन तो रिकमेंडेशंस थी। और ये रिफॉर्म्स कमीशन इंपॉर्टेंट है, इनकी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोट ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई प्रशासन को बढ़ावा देना। ये सिफारिश फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बिल्कुल नहीं थी। ये थी कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते और राज्यपाल उसको बनाए जिससे प्रशासन का दीर्घ अनुभव हो। यहाँ पर दीर्घ गलत लिखा है, ऐसे होगा दीर्घ अनुभव, ये नीचे नहीं होगा। फिर एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश करनी चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापना करनी चाहिए, ये भी था, लेकिन ई प्रशासन को बढ़ावा देने की बात फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में नहीं थी। ये रिकमेंडेशन सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि 2005 में गठन उसका किया गया था, उसकी थी। और एक और रिकमेंडेशन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय संघ सरकार द्वारा अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। आप इनकी रिकमेंडेशंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की भी और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की भी। ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही रिफॉर्म्स कमीशन। 17th क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत, या बी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए।
देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये स्वच्छ भारत मिशन रूरल को देखती है और स्वच्छ भारत मिशन इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 18th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड बाय लोकसभा। लोकसभा द्वारा गठित सार्वजनिक उपक्रम पर समिति किस वर्ष बनी? ए 1953 में, 1953 में, या बी 1956 में, 1956 में, या 1963 1963 में, या डी 1964 1964 में। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1964 1964 में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बनाई गई थी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, जिसमें कि 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम होता है, ये रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग के अकाउंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स और उनको अकाउंट करना। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, होप इट विल हेल्प देम। और अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ से स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आप अपनी तैयारी कैसे करें। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, सारे यूनिट्स देखिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मोस्टली यूनिट से। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में सारे यूनिट, जो यूनिट आपके तैयार हैं, उनसे क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। क्वेश्चंस लगाइए, अपना स्कोर आप कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।